हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस क्या है। व्हाट इज इनपुट डिवाइस। हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के दो घटक होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक का हिस्सा है। इनपुट डिवाइस भी कंप्यूटर के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि सीपीयू और मदरबोर्ड। इनपुट डिवाइस का उपयोग करके हम कंप्यूटर के में डाटा को एंटर करते हैं, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपके इनपुट डिवाइस से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इनपुट डिवाइस की एक पूरी लिस्ट है अपने पास जिसे आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे, और ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा जिसमें सभी इनपुट डिवाइस को एक साथ एक ही वीडियो में कवर किया गया हो। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस के क्या कार्य हैं, इनपुट डिवाइस के प्रकार और प्रमुख इनपुट डिवाइस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, ओसीआर, स्कैनर, ट्रैकबॉल, तो सभी इनपुट डिवाइसों को पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इंग्लिश का शब्द है और हिंदी में इसका अर्थ होता है निविष्ट उपकरण। कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर के दो घटक होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे हार्डवेयर कहलाते हैं और इनपुट डिवाइस हार्डवेयर घटक का ही एक पार्ट है। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा जिसे 0 और 1 की भाषा बोलते हैं, जिसे बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा भी कहते हैं। तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को ही समझता है और हम कंप्यूटर में जो डाटा एंटर करते हैं वो करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है द एजुकेशनल स्पोर्ट। तो हम जब डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो इस प्रकार से मानवीय समझने योग्य भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज जिसे कहते हैं उसमें एंटर करते हैं और कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को ही समझता है। तो वे डिवाइस जो यूजर द्वारा मानवीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज में दिए गए डाटा एवं निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा मशीनी या बाइनरी लैंग्वेज में बदलते हैं, वे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। यानी कि इनपुट डिवाइस जो यूजर हाई लेवल लैंग्वेज में डाटा एंटर करता है उसे मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। इनपुट डिवाइस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करके उसे कंट्रोल करने और कंप्यूटर में डाटा और निर्देशों को इनपुट करने के लिए किया जाता है। यानी कि इनपुट डिवाइस का उपयोग करके हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं और कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। कोई भी डिवाइस जिसका उपयोग करके हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं इनपुट डिवाइस कहलाती है। उदाहरण के लिए हम जैसे माउस का उपयोग करके अलग अलग आइकन को सिलेक्ट करते हैं, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस के ही उदाहरण है, इनपुट डिवाइस के ही काम है। तो इनपुट डिवाइस का उपयोग करके हम कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते हैं, एंटर करते हैं, फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस के जरिए शो कर देता है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का उपयोग करके हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। तो ये है इनपुट डिवाइस का बेसिक सा परिचय। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस के कार्यों की। फंक्शंस ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस क्या करती है। तो इनपुट डिवाइस यूजर के द्वारा दिए जाने वाले डाटा और निर्देशों को ग्रहण करता है। यानी कि जो भी डाटा और निर्देश हम इनपुट डिवाइस को का यूज करके देते हैं उसे ग्रहण करता है और उन डाटा और निर्देशों को बाइनरी भाषा में बदलता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को ही समझता है और यूजर जो डाटा एंटर करता है वो करता है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो इनपुट डिवाइस उस डाटा और निर्देश को ग्रहण करता है और उसे बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करता है और फिर कन्वर्ट किए गए डाटा को ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीपीयू तक पहुंचाता है प्रोसेस करने के लिए। तो ये है इनपुट डिवाइस के कार्य। अब बात करते हैं हम इनपुट डिवाइस के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस दो प्रकार की होती है, मुख्य या प्राथमिक इनपुट डिवाइस। मुख्य या प्राथमिक इनपुट डिवाइस वो होती है जिनके प्रयोग के बिना हम कंप्यूटर को सरलता से नहीं चला सकते या कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया,
दूसरी होती है द्वितीयक इनपुट डिवाइस। द्वितीयक इनपुट डिवाइस वो होती है जिनके प्रयोग के बिना हम कंप्यूटर को चला तो सकते हैं, लेकिन यूजर अपनी जरूरत के आधार पर डाटा इनपुट करना चाहते हैं तो इनका प्रयोग अनिवार्य है, जैसे कि स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया। अब ये स्कैनर है, लाइट पेन है, इनके प्रयोग के बिना हम कंप्यूटर को चला सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें स्कैनर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो द्वितीयक इनपुट डिवाइस वो होती है जिनके प्रयोग के बिना हम कंप्यूटर तो चला सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी मर्जी का डाटा कंप्यूटर में इनपुट करना है तो हमें द्वितीयक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना पड़ेगा। तो इनपुट डिवाइस के दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक या मुख्य इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है द्वितीयक इनपुट डिवाइस। तो ये है इनपुट डिवाइस के प्रकार। अब बात करते हैं हम प्रमुख इनपुट डिवाइसेज की। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस पढ़ चुके हैं। ये हैं प्रमुख इनपुट डिवाइसेज जिन्हें आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो पहली इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड सबसे प्रमुख एवं सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इनपुट डिवाइस में से एक है, यानी कि कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के बिना आप कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकते। कीबोर्ड का आकार टाइपराइटर की तरह होता है, इस प्रकार का होता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का आकार टाइपराइटर की तरह होता है। कीबोर्ड में लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं और फंक्शंस की जैसी कीज मौजूद होती है जिन्हें दबाकर यूजर कंप्यूटर को कमांड देता है। कीबोर्ड PS2 पोर्ट, USB पोर्ट और ब्लूटूथ के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। यानी कि जो कीबोर्ड होता है वो कंप्यूटर से अगर कनेक्ट करना होता है तो इसे PS2 पोर्ट के जरिए, USB पोर्ट के जरिए और ब्लूटूथ के जरिए हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर पोर्ट्स क्या होता है इसके बारे में अलग से मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, चैनल पर उपलब्ध है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लोथम सेल्स के द्वारा किया गया था। बटन्स की संख्या, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें बटन की जो संख्या होती है वो 102 से 104 के बीच में होती है। कीबोर्ड की मदद से हम कुछ भी लिख सकते हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो कीबोर्ड के द्वारा ही लिखा गया है। उदाहरण के लिए लेटर लिख सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। अगर हमें किसी को ईमेल भेजना होता है तो वो भी हम कीबोर्ड के द्वारा ही लिखते हैं। किसी को मैसेज भेजना होता है तो वो भी हम कीबोर्ड के द्वारा ही लिखते हैं। तो ये है कीबोर्ड का बेसिक सा परिचय। अब हम कीबोर्ड के प्रकारों की हम बात करें तो कीबोर्ड तीन प्रकार का होता है। पहला है QWERTY कीबोर्ड। यह एक मॉडर्न कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड का उपयोग उन देशों में ज्यादा किया जाता है जो लैटिन बेस्ड अल्फाबेट का उपयोग नहीं करते। इस कीबोर्ड का उपयोग आज के समय में सबसे ज्यादा किया जाता है। फिर दूसरा है AZERTY कीबोर्ड। इस कीबोर्ड को फ्रांस के QWERTY लेआउट के आधार पर डिजाइन किया गया है, जिसे फ्रेंच कीबोर्ड भी कहा जाता है। इस कीबोर्ड का उपयोग ज्यादातर फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज में किया जाता है। फिर तीसरा है DeWalt कीबोर्ड। इस तरह के कीबोर्ड का इस्तेमाल टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये है कीबोर्ड के तीन प्रकार, और एग्जाम्स में कई बार कीबोर्ड के प्रकारों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कीबोर्ड तीन प्रकार के होते हैं, QWERTY, AZERTY और DeWalt कीबोर्ड। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ की इन कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड में कितने प्रकार की और कौन कौन सी कीज होती है। तो पहली है फंक्शन की। फंक्शन की यहां पर होती है ऊपर 12 F1 से लेकर F12 तक। फिर दूसरी है नंबर की या स्पेशल कैरेक्टर की। ये होती है नंबर की या स्पेशल कैरेक्टर की, ये होती है नंबर की। इनके ऊपर नंबर के साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर भी प्रिंट किए हुए होते हैं। इनके प्रयोग से हम कंप्यूटर में नंबर्स को एंटर कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर प्रिंट स्पेशल कैरेक्टर को यदि हम यूज करना होता है तो शिफ्ट के साथ हम इन की को दबाने पर जो इनके ऊपर प्रिंट स्पेशल कैरेक्टर होता है वो कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। फिर तीसरी होती है अल्फाबेट की। अल्फाबेट की यहां पर ये होती है अल्फाबेट की, ये होती है अल्फाबेट की। फिर चौथी है कंट्रोल की। कंट्रोल की ये होती है प्रिंट स्क्रीन स्क्रॉल की, कंट्रोल की, अल्टर की, यहां पर ये कंट्रोल की, अल्टर की, यहां पर ये कीज होती है। तो ये सभी क्या है, कंट्रोल की होती है। फिर होती है नेविगेशन की, नेविगेशन कीज। तो ये होती है नेविगेशन कीज, यहां पर ये होती है नेविगेशन की। नेविगेशन का मतलब है ये हम पेज को या स्क्रीन को मूवमेंट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो नेविगेशन की का हम प्रयोग करते हैं। फिर अगली की है वो है न्यूमेरिक कीपैड। ये होता है न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है।
और न्यूमेरिक कीपैड को बताने के लिए यहाँ पर एक इंडिकेटर लाइट जल रही होती है। जब ये यहाँ पर होता है नम लॉक, जब हम नम लॉक को ऑन करते हैं तो ये लाइट जल जाती है और इसका मतलब है कि हम न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग कर सकते हैं। और जब नम लॉक को हम दबाते हैं और ये लाइट ऑफ हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि अब हम न्यूमेरिक कीबोर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में हम न्यूमेरिक कीपैड को नेविगेशन की के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड पे देखिए नेविगेशन यानी एरो के निशान, एरो के सिंबल बने हुए होते हैं। तो जब ये लाइट ऑफ होती है तो हम न्यूमेरिक कीपैड को एज ए नेविगेशन की यूज कर सकते हैं। फिर अगली की होती है वो होती है टॉगल की। टॉगल की वो होती है जिन्हें एक बार दबाने से ऑन हो जाती है और एक बार दबाने से ऑफ हो जाती है। जैसे कि कैप्स लॉक हो गया, हमारे जो अल्फाबेट हैं अगर वो स्मॉल में लिखे जा रहे हैं तो हम कैप्स लॉक को दबाते ही ये क्या होगा, ऑन हो जाएगा। और कैप्स लॉक को बताने के लिए यहाँ पर इंडिकेटर लाइट जल जाती है। तो कैप्स लॉक ऑन होने पर हम जो अल्फाबेट हैं उन्हें पहली एबीसीडी या बड़े अक्षरों में लिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरी है नमलॉक हो गई। नमलॉक को के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नमलॉक को एक बार दबाने से ऑन हो जाएगी तो हम न्यूमेरिक कीबोर्ड का प्रयोग कर पाएंगे और एक बार दबाने से ऑफ हो जाएगी तो हम न्यूमेरिक कीपैड की जगह नेविगेशन कीज का प्रयोग कर पाएंगे। तो टॉगल की एक बार दबाने से ऑन हो जाती है और एक बार दबाने से ऑफ हो जाती है। तो ये है टाइप्स ऑफ की जो कीबोर्ड के ऊपर बनी हुई होती है। ठीक है। और यहाँ पर ये बताई हुई है। अब बात करते हैं हम कीबोर्ड की कुछ विशेष की जानकारी। इनका प्रयोग हम बहुत बार करते हैं इसीलिए इन्हें वीडियो में शामिल किया गया है। और पहली की है टैब। कर्सर को कुछ स्थान आगे ले जाने के लिए या अगले ऑप्शन पर ले जाने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, और जैसे ही हम टैब की दबाएंगे तो इससे क्या होगा कि कर्सर 5 अल्फाबेट जितना स्पेस छोड़ देगा। यानी कि कर्सर जैसे ही हम टैब की दबाएंगे तो कर्सर यहां पर आ जाएगा। ठीक है। तो 5 अल्फाबेट जितना स्पेस टैब की के द्वारा दिया जाता है। स्पेस बार का उपयोग करके हम एक अल्फाबेट जितना स्पेस दे सकते हैं और टैब की के का प्रयोग करके हम 5 अल्फाबेट जितना स्पेस दे सकते हैं। फिर अगली की है कैप्स लॉक। सभी अक्षरों को अपर केस में टाइप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड में यह बताने वाली लाइट होती है कि कैप्स लॉक चालू है या नहीं। हमने पढ़ा है कि कैप्स लॉक एक टॉगल की होती है, यानी एक बार दबाने से चालू और एक बार दबाने से ऑफ हो जाती है। ठीक है। और कीबोर्ड में यहाँ पर एक लाइट होती है जो ये बताती है कि अगर ये लाइट जलती है इसका मतलब कैप्स लॉक ऑन है। तो जो भी अल्फाबेट हम टाइप कर रहे हैं वो कैपिटल में लिखा जाएगा। और जब ये लाइट बंद होती है इसका मतलब कैप्स लॉक ऑफ है और जो भी अल्फाबेट हम टाइप करेंगे वो स्मॉल में लिखा जाएगा। फिर अगली की है शिफ्ट की। शिफ्ट की का उपयोग करके भी हम जो अल्फाबेट है उन्हें कैपिटल में लिख सकते हैं। शिफ्ट की के साथ हम जिस भी अल्फाबेट को टाइप करेंगे वो कैपिटल में लिखा जाएगा। फिर अगली की है कंट्रोल या अल्टर की। इनका कोई विशेष उपयोग नहीं होता है लेकिन किसी फंक्शन या कमांड को प्रयोग में लेने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यानी कि कंट्रोल और अल्टर की का प्रयोग किसी दूसरी की के साथ किया जाता है। फिर अगली की है स्पेस बार। कर्सर को एक स्थान आगे ले जाने के लिए टैब का उपयोग करके हम 5 अल्फाबेट जितना स्पेस दे सकते हैं और स्पेस बार का उपयोग करके एक अल्फाबेट जितना स्पेस दे सकते हैं। फिर अगली की है बैक स्पेस। कर्सर के लेफ्ट साइड के टेक्स्ट या चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए, यानी कि जब हम बैक स्पेस की दबाएंगे तो जो हमारा कर्सर होता है इसके लेफ्ट साइड के जो अल्फाबेट होते हैं वो डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। फिर अगली की है वो एंटर की। कर्सर को अगली पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए या डायलॉग बॉक्स में हाईलाइट बटन को चुनने के लिए। मान लीजिए कर्सर यहां पर है, जैसे हम एंटर की दबाएंगे तो जो हमारा कर्सर होता है वो अगली लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा। ठीक है। तो एंटर की का उपयोग कर्सर को अगली लाइन में ले जाने के लिए किया जाता है। फिर अगली की है विन की। टास्क बार के स्टार्ट बटन की कमांड को ओपन करने के लिए और या विंडो की सेटिंग और एप्लीकेशन की लिस्ट ओपन करने के लिए किया जाता है। यानी विंडो की को दबाते हैं तो हमारे सामने जो विंडो की सेटिंग्स और एप्लीकेशन की लिस्ट होती है वो ओपन हो जाती है। तो ये है कुछ विशेष कीज की जानकारी। अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। माउस क्या है? माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस और कर्सर मूविंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग कर्सर पॉइंटर को स्क्रीन पर घुमाने कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस वो होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करती है।
तो माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस और कर्सर मूविंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। अब कर्सर या पॉइंटर क्या होता है? तो जो कर्सर या पॉइंटर होता है वो इस प्रकार से एक एरो का सिंबल होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये इस प्रकार से एरो के सिंबल के रूप में दिखाई देता है, और जब हम किसी सॉफ्टवेयर में कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ टाइप कर रहे होते हैं, तो इस प्रकार से एक खड़ी लाइन के रूप में कर्सर दिखाई देता है जो कि ब्लिंक करता रहता है, चमकता रहता है। इसका आकार चूहे के समान होने के कारण ही इसे माउस कहा जाता है। यह है माउस और इसका आकार होता है चूहे के समान, और चूहे के समान होने के कारण ही इसे माउस कहा जाता है। माउस को फ्लैट सरफेस या माउस पैड पर रखा जाता है। आजकल जो माउस आ रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस होते हैं, और इनको उपयोग करने के लिए इन्हें माउस पैड के ऊपर रखा जाता है। माउस का आविष्कार वर्ष 1964 में डगलस सी एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था। माउस वायर और वायरलेस तकनीक यानी कि PS टू पोर्ट, USB पोर्ट और ब्लूटूथ की मदद से कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। इसे पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं। माउस को पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं। अब ये पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस क्या होती है? पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने तथा किसी भी प्रकार का चित्र बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। यानी कि पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस वो होती है जिनका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए और स्क्रीन पर चित्र बनाने के लिए किया जाता है। यह GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मुख्य इनपुट डिवाइस होता है। माउस में लेफ्ट और राइट साइड में बटन होते हैं और बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। यह होता है लेफ्ट बटन, यह होता है राइट बटन और यह होता है स्क्रॉल व्हील। अब इनके बारे में जानते हैं कि इनका क्या यूज होता है। तो जो लेफ्ट बटन होता है वो क्लिक करने के लिए यानी किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने, एक बार यदि किसी ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। डबल क्लिक यानी कि उसी ऑब्जेक्ट को अगर कुछ मिली सेकंड में हम डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस यानी किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने और चित्र बनाने हेतु, और ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर छोड़ते हैं तो वो उसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जो लेफ्ट बटन होता है वो ड्रैग एंड ड्रॉप हेतु प्रयुक्त होता है। फिर जो राइट बटन होता है यह किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने एवं डायलॉग बॉक्स को ओपन करने हेतु प्रयुक्त होता है। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित एक लिस्ट ओपन हो जाती है, उसकी सेटिंग से या उसकी प्रॉपर्टी से संबंधित लिस्ट ओपन हो जाती है। फिर जो मिडल या स्क्रॉल व्हील होता है ये डॉक्यूमेंट में किसी पेज को ऊपर नीचे करने हेतु प्रयुक्त होता है। यानी किसी पेज को अप एंड डाउन, ऊपर या नीचे की ओर मूव करने हेतु प्रयुक्त होता है स्क्रॉल व्हील। तो यह है बेसिक सा माउस का परिचय। अब बात करते हैं माउस के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ माउस। तो माउस तीन प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। तो सबसे पहला है मैकेनिकल माउस। यह वायर की सहायता से कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। इस माउस में नीचे की ओर एक बॉल लगी होती है जिसके माध्यम से स्क्रीन पॉइंटर कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। यह होता है मैकेनिकल माउस। पुराने टाइम पर इन्हीं का उपयोग किया जाता था, आजकल इनका उपयोग बंद हो गया और इनके स्थान पर ऑप्टिकल माउस का यूज होने लग गया है। यानी कि जो पहले ये मैकेनिकल माउस चलते थे तो इन माउस के नीचे ये इस प्रकार की एक बॉल लगी हुई होती थी, और आजकल जो माउस है ऑप्टिकल माउस, इनके नीचे बॉल नहीं होती बल्कि एक ऑप्टिकल लाइट है वो ब्लिंक करती रहती है। तो पहले कर्सर को इस बॉल के माध्यम से मूव किया जाता था और आजकल इस ऑप्टिकल लाइट के द्वारा कर्सर मूव होता है। तो ये है मैकेनिकल माउस। फिर अगला है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस पॉइंटर को स्क्रीन पर घुमाने के लिए ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करता है। यानी कि जो मैकेनिकल माउस है उसमें कर्सर को घुमाने के लिए बॉल मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो ऑप्टिकल माउस है इसमें ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्टिकल लाइट का प्रयोग किया जाता है। यह एक लेजर या LED का उपयोग करके कर्सर मूवमेंट को ट्रैक करता है। यानी कि इसमें से जो ऑप्टिकल लाइट है वो निकलती है और वो कर्सर के मूवमेंट को ट्रैक करती है। फिर जो अगला माउस का प्रकार है वो है वायरलेस माउस। वायरलेस तकनीक यानी कि रेडियो, ब्लूटूथ और वाईफाई की मदद से कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। कंप्यूटर में सूचना या डाटा इनपुट करने हेतु रेडियो फ्रीक्वेंसी या इंफ्रारेड रेज का उपयोग किया जाता है। मैकेनिकल माउस में बॉल मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल माउस में ऑप्टिकल लाइट का प्रयोग किया जाता है, और जो वायरलेस माउस है इसमें भी कर्सर को मूवमेंट के लिए ऑप्टिकल लाइट का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए रेडियो, ब्लूटूथ और वाईफाई का यूज किया जाता है। तो ये है माउस के प्रकार, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस।
अब बात करते हैं हम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ माउस। तो पहला है कर्सर। कर्सर क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले बताया, इस प्रकार की एक एरोनुमा आकृति होती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं तो ये एरोनुमा आकृति होती है, और जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ टाइप कर रहे होते हैं, तो इस प्रकार का एक लाइन होती है, खड़ी लाइन होती है कि जो कि ब्लिंक करती रहती है, तो वो होता है कर्सर। फिर अगला है क्लिक, लेफ्ट क्लिक, सिंगल क्लिक। तो माउस के जो लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करके छोड़ना। सिंगल क्लिक से स्क्रीन पर उपस्थित कोई भी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट आइकन सिलेक्ट हो जाता है। यानी कि जो माउस का लेफ्ट बटन होता है, माउस में दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट और एक स्क्रॉल व्हील होता है। तो माउस का जो लेफ्ट बटन है, इसे एक बार प्रेस करना, उसे कहते हैं क्लिक या लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक, और इससे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। फिर अगला है राइट क्लिक। राइट क्लिक यानी कि माउस के राइट बटन को एक बार प्रेस करना, स्क्रीन पर उपस्थित किसी भी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट आइकन पर राइट क्लिक किया जाता है तो उससे संबंधित कार्यों या आदेशों की लिस्ट ओपन हो जाती है। यानी कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर माउस का जब राइट बटन क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित जो लिस्ट होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी सेटिंग होती है, उनकी लिस्ट ओपन हो जाती है। फिर होता है डबल क्लिक। डबल क्लिक का मतलब होता है कि किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर कुछ मिली सेकेंड में डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। माउस के लेफ्ट बटन को शीघ्रता से 2 बार दबाना। डबल क्लिक से स्क्रीन पर उपस्थित किसी भी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट आइकन को एग्जीक्यूट, ओपन, रन किया जाता है। यानी कि कोई भी जो आइकन है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जब उस पर राइट बटन को कुछ मिली सेकेंड के भीतर 2 बार क्लिक किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट ओपन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है। फिर जो अगला ऑपरेशन है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। स्क्रीन पर उपस्थित किसी भी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट आइकन को एक जगह से पिकअप करके दूसरी जगह ड्रॉप करना, उसका स्थान बदलना। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से हम उसको यहाँ पर ला सकते हैं, यानी कि उसका स्थान बदल सकते हैं। तो ये है कुछ बेसिक ऑपरेशंस माउस के। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होती है? यह माउस का एक विकल्प है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें पॉइंटर को बॉल के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। यानी कि ये ऊपर की एक बॉल लगी हुई होती है और इस बॉल के द्वारा ही कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। इसमें कर्सर या पॉइंटर को मूव करने के लिए बॉल मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। बॉल मैकेनिज्म बिल्कुल गेंद की तरह होता है जिसकी मदद से स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव किया जाता है। यानी इस बॉल की मदद से ही पॉइंटर को मूव किया जाता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग चिकित्सा एवं केड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में किया जाता है। तो ट्रैक बॉल में बॉल मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है टच पैड। टच पैड क्या होता है कि लैपटॉप में माउस के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हम माउस का उपयोग करते हैं और लैपटॉप में माउस के स्थान पर टच पैड का प्रयोग किया जाता है। टच पैड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग लैपटॉप में माउस के स्थान पर किया जाता है। इस डिवाइस में यूजर अपनी उंगलियों की मदद से कर्सर या पॉइंटर को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता है। यह है टच पैड। इसमें भी माउस की तरह लेफ्ट और राइट बटन होता है और ये जो सपाट सरफेस होती है, इस पर हम जिस दिशा में उंगली को घुमाएंगे स्क्रीन पर कर्सर उसी दिशा में मूव होगा। माउस की तरह इसमें भी लेफ्ट और राइट बटन होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करने और सिलेक्ट करने में मदद करते हैं। तो जो टच पैड होता है यह लैपटॉप में माउस के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का उपयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए प्रयोग की जाती है। जॉयस्टिक माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग कर्सर को स्क्रीन के चारों तरफ रोटेट करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक में एक छड़ी इस प्रकार की एक स्टिक होती है जिसकी मदद से कर्सर को किसी भी डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। जॉयस्टिक का निर्माण सीबी मिरिक ने यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी में किया था। जॉयस्टिक ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। इसमें 2 बॉल होती है, बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है, यानी नीचे की ओर 2 बॉल होती है और बॉल के साथ में एक छड़ी लगा दी जाती है जिससे बॉल को आसानी से घुमाया जा सकता है। ऊपर वाला बॉल डायरेक्शन के लिए और अंदर का बॉल सॉकेट में मूव करता है। यानी कि जो ऊपर का बॉल होता है वो डायरेक्शन बताता है, कर्सर की डायरेक्शन को बताता है, और जो नीचे का बॉल होता है वो अंदर सॉकेट लगा होता है उसमें मूव करता है। इसका उपयोग वीडियो गेम्स खेलने, केड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन व सिमुलेटर प्रशिक्षण आदि में
किया जाता है। तो जॉयस्टिक का ज्यादातर उपयोग गेम खेलने के लिए ही किया जाता है और ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है और इसमें भी बॉल मैकेनिज्म का ही प्रयोग किया जाता है। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है? स्कैनर का प्रयोग करके लिखित डॉक्यूमेंट और तस्वीरों को डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी कि हमारे पास कोई हस्तलिखित डॉक्यूमेंट होता है या कोई फोटो होती है, उसको अगर हमें डिजिटल फॉर्म में या कंप्यूटर में लेना है तो उसके लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। स्कैनर के जरिए डॉक्यूमेंट को भी स्कैन कर कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। यानी कि कोई भी पिक्चर या डॉक्यूमेंट होता है उसकी एक डिजिटल इमेज क्रिएट करके मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है, कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। स्कैन्ड डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी की जा सकती है। प्रोसेसिंग का मतलब स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। स्कैनर इमेज और डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद इमेज और डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, जिसे हम आउटपुट डाटा भी कहते हैं। यानी कि जो डॉक्यूमेंट होता है या फोटो होती है उसको स्कैन करके डिजिटल इमेज उसकी बना ली जाती है, उसे हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसे कंप्यूटर में की मेमोरी में स्टोर करके रखा जा सकता है। अब बात करते हैं स्कैनर के प्रकारों की। तो स्कैनर 4 प्रकार के होते हैं: फ्लैटबेड स्कैनर, हैंडहेल्ड स्कैनर, सीट फीड स्कैनर और फोटो स्कैनर। अब आगे हम इन चारों स्कैनर के टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पहला स्कैनर का प्रकार है वो है फ्लैटबेड स्कैनर। यह होता है फ्लैटबेड स्कैनर। इस स्कैनर में एक ग्लास पेन और ऑप्टिकल सीआईएस और सीसीडी मौजूद होता है। इसमें इमेज और डॉक्यूमेंट को ग्लास पेन के ऊपर रखा जाता है और फाइलों को स्कैन किया जाता है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट या इमेज होती है उसको यहाँ पर ग्लास पेन पर रख दिया जाता है और फिर उस ढक्कन को बंद कर दिया जाता है और फिर उसे स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद स्कैनर फाइलों को कॉपी करता है और उन फाइलों को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ग्लास पेन में एक तरह का प्रकाश लाइट होता है जो फाइलों को स्कैन करता है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट या पिक्चर होती है उसको यहाँ ग्लास पेन पे रख दिया जाता है और उसे स्कैन करके कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित रख कर दिया जाता है। फिर दूसरा है हैंडहेल्ड स्कैनर। यह एक छोटा स्कैनर होता है जिसे हाथों में पकड़कर इमेज को स्कैन किया जाता है। इस प्रकार का स्कैनर होता है जिसे हाथों में पकड़कर कोई भी पिक्चर होती है उसे स्कैन किया जाता है। फिर तीसरा है सीट फीड स्कैनर। इस प्रकार का होता है सीट फीड स्कैनर। इस स्कैनर में एक स्लॉट होता है जिसमें डॉक्यूमेंट को डाला जाता है। इस प्रकार का एक स्लॉट होता है और इसमें डॉक्यूमेंट को डाल दिया जाता है। इस स्कैनर में सीट फीडर, स्कैनिंग मॉडल और कैलिब्रेशन सीट जैसे कंपोनेंट शामिल होते हैं। इस स्कैनर का उपयोग सिंगल पेज वाले डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। फिर अगला जो स्कैनर का प्रकार वो है फोटो स्कैनर। इस स्कैनर का उपयोग इमेज को स्कैन करने के लिए किया जाता है। इस स्कैनर में हाई रेजोल्यूशन और कलर डेप्थ होता है जिसकी मदद से इमेज को स्कैन किया जाता है। यह है फोटो स्कैनर और इसमें कोई भी जो पिक्चर होती है उसकी जो डिजिटल इमेज बनाई जाती है वो अच्छी क्वालिटी की बनाई जा सकती है। तो ये है स्कैनर के 4 प्रकार। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ध्वनि साउंड को इनपुट में बदलने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस का उपयोग करके यूजर ध्वनि के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट देता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं जो साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो वीडियो के साथ में साउंड रिकॉर्ड हो रहा है वो माइक्रोफोन के द्वारा ही रिकॉर्ड हो रहा है। यह साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, जैसे ऑडियो रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर। यह डिवाइस साउंड वाइब्रेशन को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद ऑडियो सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके उसे डाटा को कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। कहने का मतलब यह हो गया कि जो साउंड है उस साउंड को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है वॉइस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। अब वॉइस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम क्या होता है? तो वॉइस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि ह्यूमन द्वारा बोले गए वर्ड्स को इनपुट के रूप में लेता है, उन वर्ड्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उस कमांड के अनुसार एक्शन लेता है। हम मोबाइल को यूज करते हैं और मोबाइल में हम वॉइस के द्वारा कुछ भी नेट के ऊपर है या हमारे मोबाइल के अंदर है कुछ भी सर्च करना होता है तो हम हमारी वॉइस के द्वारा सर्च करते हैं। तो वहां पर वॉइस या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ही काम करता है। इसमें क्या होता है कि हम जो भी साउंड के द्वारा इनपुट देते हैं
मोबाइल या कंप्यूटर होता है उस इनपुट के आधार पर ही काम करता है। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी होता है और हार्डवेयर डिवाइस भी होती है जिसमें ह्यूमन वॉइस को समझने की काबिलियत होती है। यानी कि जैसा हम वॉइस के रूप में इनपुट देते हैं, मोबाइल या कंप्यूटर उसी के अनुसार ही, उस वॉइस कमांड के अनुसार ही काम करते हैं। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है वेब कैमरा। वेब कैम। अब वेब कैम क्या होता है? वेब कैम एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। यह डिवाइस इमेज को कैप्चर कर सकता है और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। यानी वेब कैम के जरिए हम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें कंप्यूटर की मेमोरी में डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। इसका प्रयोग डेस्कटॉप एवं लैपटॉप कंप्यूटर में वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैटिंग के लिए किया जाता है। यानी कि हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से वीडियो कॉल करना है, वीडियो चैटिंग करनी है, तो उस स्थिति में हम वेबकैम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का होता है वेबकैम। और ये देखिए वीडियो कॉलिंग हो रही है यहाँ पर, तो वीडियो कॉलिंग या वीडियो चैटिंग के लिए वेबकैम का प्रयोग किया जाता है और वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा। अब डिजिटल कैमरा क्या होता है? डिजिटल कैमरा इमेज को कैप्चर करता है और वीडियो को रिकॉर्ड करता है। डिजिटल कैमरा होता है, उससे डिजिटल इमेज ली जाती है, वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर उन्हें मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। कैप्चर की गई इमेज और रिकॉर्ड की गई वीडियो फाइल को यह मेमोरी में स्टोर होता है। यह है डिजिटल कैमरा और इसमें एसडी कार्ड के रूप में मेमोरी का प्रयोग किया जाता है और फिर इससे इमेज ली जाती है और वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है और उन्हें मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। ये जो मेमोरी होती है एसडी कार्ड के रूप में, ये मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है और फिर एसडी कार्ड की मेमोरी से उन्हें उन डाटा को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो आजकल हम यूज कर रहे हैं हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में भी टच स्क्रीन का प्रयोग होने लगा है, तो टच स्क्रीन भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस ही है। टच स्क्रीन ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें स्क्रीन ही इनपुट डिवाइस का कार्य करती है। यानी कि जो टच स्क्रीन होता है, इसमें जो स्क्रीन होती है वो स्क्रीन ही इनपुट के रूप में कार्य करती है। टच स्क्रीन मॉनिटर में एक संवेदनशील स्क्रीन होती है जो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है जिन्हें टच पॉइंट कहा जाता है। यानी कि ये जो स्क्रीन होती है ये टच स्क्रीन होती है और इसमें बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं जिन्हें टच पॉइंट कहा जाता है और इसमें स्क्रीन ही एज ए इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करती है। टच स्क्रीन का उपयोग ज्यादातर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे डिवाइस में किया जाता है। इसमें यूजर अपनी उंगलियों की मदद से डिवाइस को कंट्रोल करता है और इनपुट देता है। यूजर अपनी उंगलियों की मदद से डिवाइस के किसी भी फंक्शन को ओपन कर सकता है। यानी कि जिस भी फंक्शन को ओपन करना है उसे हम उंगलियों की मदद से क्लिक करते हैं और हमारा टच ही एज ए इनपुट के रूप में कार्य करता है और वो फंक्शन जिसे हमने टच किया है वो ओपन हो जाता है। जैसे कि फोन को अनलॉक करना, ईमेल खोलना, ऐप खोलना, फाइलें खोलना। टच स्क्रीन का निर्माण पहली बार 1965 में ई.ए. जॉनसन के द्वारा किया गया था। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है स्टाइलस पेन। अब स्टाइलस पेन क्या होता है? इस प्रकार से ये होता है, स्टाइलस पेन एक पेन की तरह ही होता है। स्टाइलस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका आकार पेन के जैसा ही होता है। स्टाइलस का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल डिवाइस या ग्राफिक्स टैबलेट में कमांड इनपुट करने के लिए एवं स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यानी कि जैसे हम टच स्क्रीन का उपयोग करते हैं अंगुलियों के द्वारा, तो जो स्टाइलस पेन होता है इसके द्वारा भी हम किसी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, किसी फंक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है लाइट पेन। लाइट पेन भी स्टाइलस पेन की तरह ही होता है। लाइट पेन कंप्यूटर के सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले के साथ कार्य करने वाला एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। यह डिवाइस पेन के समान होता है। इसमें एक डिटेक्टर होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर टच करने, टेक्स्ट, ड्राइविंग आइकन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का यह होता है लाइट पेन और लाइट पेन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन दो प्रकार के होते हैं, एलईडी लाइट पेन और डिजाइन पेन। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या होता है? डिजिटाइजर में एक स्पार्ट सतह फ्लैट सरफेस होती है। इसमें एक पेन होता है जो फ्लैट सरफेस और इमेज और ग्राफिक्स बनाने में मदद करता है। डिजिटाइजर का उपयोग सिग्नेचर, डाटा और इमेज को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा डिजिटाइजर का उपयोग कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर को इनपुट भेजने के लिए किया जाता है। वर्तमान में मैं भी डिजिटाइजर का ही उपयोग कर रहा हूं। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं डिजिटाइजर पे, ये आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। डिजिटाइजर में इस प्रकार का मेरे पास भी एक पेन है और ये डिजिटाइजर है और मैं इस सरफेस पे जो कुछ भी लिख रहा हूं वो आपको कंप्यूटर की
स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है द एजुकेशनल स्पोर्ट, तो जो कुछ भी मैं इस सरफेस पे लिख रहा हूं वो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो डिजिटाइजर भी एक इनपुट डिवाइस होती है और इसमें एक इस प्रकार की का डिजिटाइजर होता है और एक पेन होता है। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है MICR। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब MICR क्या होता है? MICR एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग चुंबकीय स्याही मैग्नेटिक इंक से लिखे गए टेक्स्ट को रीड करने के लिए किया जाता है। MICR एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक है जिसका उपयोग बैंक और ऑर्गेनाइजेशन में चेक्स को जांचने के लिए किया जाता है। यह होता है MICR और यह होता है चेक, और चेक पर मैग्नेटिक इंक से कुछ टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं और MICR का प्रयोग इन टेक्स्ट को रीड करने के लिए किया जाता है। बैंकों में, ऑर्गेनाइजेशन में MICR का प्रयोग किया जाता है चेक्स को जांचने के लिए। चेक के नीचे लिखा गया MICR नंबर मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है, यानी कि ये जो नंबर होता है ये मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है। मैग्नेटिक इंक बनाने के लिए MICR टोनर के साथ इरेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो MICR होता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखे गए टेक्स्ट को रीड करता है। MICR में मुख्य रूप से 9 अंक होते हैं। ये जो MICR के मैग्नेटिक इंक से टेक्स्ट लिखे जाते हैं इनमें 9 अंक होते हैं। इसमें जो पहले तीन अंक होते हैं वो शहर का नाम बताते हैं, फिर जो मिडिल के 3 अंक होते हैं ये बैंक का नाम बताते हैं, और जो अंतिम 3 अंक होते हैं ये बैंक ब्रांच के बारे में बताते हैं। तो MICR चेक्स पर मैग्नेटिक इंक में लिखे गए टेक्स्ट को पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। फिर जो अगली इनपुट डिवाइस है वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्नाइजेशन। ये दोनों ही सही है, रीडर भी सही है और रिकॉग्नाइजेशन भी सही है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। अब OCR क्या होता है? OCR इनपुट डिवाइस स्कैनर एवं विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट या हस्तलिखित डॉक्यूमेंट को डिजिटल टेक्स्ट ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो हमारा हस्तलिखित डॉक्यूमेंट होता है उसे डिजिटल फॉर्मेट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें OCR का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा OCR का उपयोग डॉक्यूमेंट और बुक को इलेक्ट्रॉनिक फाइल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से जो हस्तलिखित या प्रिंटेड जो डॉक्यूमेंट होता है अगर इसे हमें डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम OCR का प्रयोग करते हैं। OCR स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करके डॉक्यूमेंट की संपादन एडिटेबल बिटमैप इमेज बनाता है। यानी कि जो डिजिटल फॉर्मेट में OCR डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करता है उसे एडिट भी किया जा सकता है बाद में। तो OCR हस्तलिखित या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है बारकोड रीडर। अब बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड एक स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है जो किसी वस्तु, सामान, किताबें आदि पर लगे बारकोड को स्कैन करके उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करता है। मेडिकल शॉप, शॉपिंग मॉल या बड़ी बड़ी दुकानों में बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है और जो सामान या प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उस पर इस प्रकार के बारकोड बने हुए होते हैं और ये जो बारकोड रीडर होता है वो इन बारकोड को रीड करता है और इन बारकोड में सामान से संबंधित सभी डिटेल होती है। जब बारकोड रीडर का प्रयोग करके इन बारकोड को स्कैन किया जाता है तो जो प्रोडक्ट की पूरी डिटेल है वो कंप्यूटर में स्कैन हो जाती है। बारकोड प्रोडक्ट के ऊपर काली सफेद पतली लंबी लाइनों के रूप में बना होता है। इस प्रकार से बारकोड बने हुए होते हैं प्रोडक्ट पे जिसमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी समाहित होती है। यानी कि प्रोडक्ट कब बना, कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया, MRP क्या है, वो सारी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है वो इन बारकोड में होती है। और जब बारकोड रीडर से इन बारकोड को स्कैन किया जाता है तो वो सारी डिटेल कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। बारकोड रीडर में लेजर बीम स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सामान, डाक पैकेज, किताबें आदि पर हम अद्वितीय पहचान के लिए बारकोड का प्रयोग करते हैं। सबसे अधिक काम में लिया जाने वाला बारकोड पैटर्न, यानी ये जो बारकोड बने हैं इनका जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला पैटर्न है उसको बोलते हैं UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। UPC एक अद्वितीय 12 अंकीय संख्यात्मक कोड है जिसमें किसी भी उत्पाद को बारकोड दिया जाता है। यानी कि 12 अंक में इन किसी भी प्रोडक्ट को बारकोड दिया जाता है। तो बारकोड रीडर का उपयोग बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है और बारकोड में किसी भी प्रोडक्ट के से संबंधित सभी डिटेल्स होती है। जब बारकोड रीडर का उपयोग करके बारकोड को स्कैन किया जाता है
तो वो सारी डिटेल कंप्यूटर में स्कैन हो जाती है, कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है क्यूआर कोड रीडर। क्यूआर यानी क्विक रेस्पॉन्स कोड रीडर। आजकल हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, किसी दुकान पर पेमेंट करते हैं तो हम क्यूआर कोड का उपयोग करके ही पेमेंट करते हैं। तो क्यूआर कोड क्या होता है? इसके द्वारा क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है। क्यूआर कोड वर्गाकार रूप में होती हैं जिसकी कोड लेंथ 15 बिट होती है, यानी कि ये जो क्यूआर कोड होता है इसकी कोड लेंथ होती है 15 बिट की। इसमें एक ग्रिड में काले और सफेद वर्गों या पिक्सल की एक सारणी होती है जो मशीन को पढ़ने के लिए डेटा संग्रहित करती है, यानी कि जो सारी डिटेल होती है वो इस क्यूआर कोड में स्टोर्ड रहती है। जैसे बारकोड में प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल होती है, उसी प्रकार क्यूआर कोड में भी सभी डिटेल्स स्टोर रहती है। यह एक 2D बारकोड है जिसका उपयोग सूचनाओं को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। क्यूआर कोड को 50 सेंटीमीटर की दूरी से भी पढ़ा जा सकता है। क्यूआर कोड को स्मार्टफोन कैमरा और क्यूआर कोड रीडर ऐप का उपयोग करके स्कैन किया जा सकता है। क्यूआर कोड भी बारकोड रीडर की तरह ही होता है जिसमें सारी डिटेल्स सूचनाएं स्टोर्ड होती है। और क्यूआर कोड का उपयोग करके आजकल हम पेमेंट भी करते हैं, कोई प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं तो उस पे भी क्यूआर कोड बने हुए होते हैं। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है ओमार। ओमार यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन रीडर। अब ओमार क्या होता है? ओएमआर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग छायांकित क्षेत्रों के रूप में प्रश्नावली मल्टीपल चॉइस परीक्षा पत्रों को पढ़ने के लिए किया जाता है। आजकल हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो हमें क्वेश्चन पेपर के साथ इस प्रकार की ओमार शीट दी जाती है और ओमार शीट पर कुछ सिंबल बने हुए होते हैं जिन्हें हमें पेन से भरना होता है और ओएमआर इन सिंबल्स को ही रीड करता है और रीड किए गए डाटा को कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। ओएमआर वैकल्पिक रूप से एक ओमार शीट पर एक निशान की उपस्थिति या अनुपस्थिति को पढ़ता है, यानी कि सिंबल भरा हुआ है या नहीं इसे ओएमआर रीड करता है। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग कंप्यूटर सिस्टम में डाटा दर्ज करने की एक विधि है, यानी कि ओएमआर इन सिंबल्स को रीड करता है और रीड किए गए डाटा को कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। ओएमआर मशीन का मुख्य कार्य है बहुविकल्पीय स्कोरिंग शीट पर ऑप्टिकल चिन्हों को स्कैन करना और कैप्चर करना है और डाटा को आउटपुट फाइल में सहेजना है, यानी कि ओएमआर शीट पर जो सिंबल्स भरे हुए होते हैं उनको ओएमआर रीड करता है और फिर उनकी एक आउटपुट फाइल बनाकर कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है बायोमेट्रिक सेंसर या बायोमेट्रिक सिस्टम। अब बायोमेट्रिक सिस्टम क्या होता है? किसी व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित करने और उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। बायोमेट्रिक डिवाइस किसी व्यक्ति को उसकी बायोलॉजिकल विशेषताओं जैसे कि चेहरे, आंखों, आवाज, उंगली या अंगूठे के आधार पर आइडेंटिफाई करने वाली एक डिवाइस है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में आधार कार्ड चलता है और आधार कार्ड में क्या होता है, व्यक्ति की फिंगर्स को, आंखों को स्कैन किया जाता है, तो उसमें क्या है, बायोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है। बायोमेट्रिक का उपयोग मुख्यतः अटेंडेंस सिस्टम प्रणाली को ऑटोमेट करने और संवेदनशील डाटा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है इसका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में, ऑफिसों में अटेंडेंस के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक मुख्यतः दो प्रकार के होता है, एक तो होता है शारीरिक, एक होता है व्यवहारिक। शारीरिक में क्या होता है कि व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं जैसे कि फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, रेटिना, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के आधार पर व्यक्ति को ऑथेंटिकेट किया जाता है। और व्यवहारिक में क्या होता है, व्यक्ति के सिग्नेचर, टाइपिंग पैटर्न के आधार पर व्यक्ति को ऑथेंटिकेट किया जाता है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम व्यक्ति को शारीरिक और व्यवहारिक रूप से ऑथेंटिकेट करने का एक सिस्टम है। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है कार्ड रीडर। कार्ड रीडर विभिन्न प्रकार के आकारों, साइज में आते हैं। कार्ड रीडर का उपयोग डेटा को कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कार्ड रीडर को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। कुछ कार्ड रीडर का इस्तेमाल क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी को डिकोड करने के लिए किया जाता है। कार्ड रीडर ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान करने में मदद करते हैं। तो कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है और ये कई साइज में आती है। इनका उपयोग कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए या बैंकों में या कहीं शॉप में भुगतान, ऑनलाइन भुगतान करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कार्ड रीडर के प्रकारों की। तो कार्ड रीडर 5 प्रकार के होते हैं: स्मार्ट कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड रीडर, पंच कार्ड रीडर, एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर और किम्बल टैग रीडर। तो आगे हम इन पांचों कार्ड रीडर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कार्ड रीडर का पहला प्रकार है स्मार्ट कार्ड रीडर या बैंकिंग कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग स्मार्ट कार्ड को रीड करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए डेबिट कार्ड और
क्रेडिट कार्ड। सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप या माइक्रोचिप होती है जिसमें यूजर की सभी जानकारी मौजूद होती है। यानी कि इस प्रकार का स्मार्ट कार्ड होता है जिसमें एक माइक्रोचिप लगी होती है और उस चिप में यूजर की सभी जानकारियां जैसे कि उसका नाम, खाता संख्या, पता आदि स्टोर्ड होते हैं। स्मार्ट कार्ड रीडर की मदद से हम एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, बैंक अकाउंट में मौजूद पैसे को चेक कर सकते हैं और किसी दुकान पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। तो स्मार्ट कार्ड का उपयोग बैंकिंग प्रक्रिया के लिए किया जाता है। फिर दूसरा है मेमोरी कार्ड रीडर। मेमोरी कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो पेन ड्राइव के समान ही होता है। इस कार्ड रीडर का इस्तेमाल मेमोरी कार्ड में मौजूद डेटा को कंप्यूटर में ट्रांसफर या कंप्यूटर में मौजूद डेटा को मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का होता है मेमोरी कार्ड रीडर और उसमें इस प्रकार के मेमोरी कार्ड को लगा दिया जाता है और फिर डाटा को कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए या कंप्यूटर में स्टोर डाटा को मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक पोर्टेबल कार्ड रीडर है जिसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। फिर कार्ड रीडर का जो अगला प्रकार है वो है पंच कार्ड रीडर। पंच कार्ड एक तरह से कठोर पन्नों से बना हुआ कार्ड होता है जिसे डाटा को रखते हैं। इस प्रकार से ये होते हैं पंच कार्ड और कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में इन्हें इनपुट के रूप में प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित अलग से डिटेल में वीडियो मेरा बनाया हुआ है, चैनल पर उपलब्ध है, आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। इनमें जगह जगह कुछ छेद होते हैं जिनकी मदद से यह कार्ड डाटा को रखता है। यानी कि जब इनमें डाटा को स्टोर किया जाता है तो इस प्रकार से छोटे छोटे छेद बने हुए होते हैं और इन छेद के माध्यम से ही डाटा को पंच कार्ड पर स्टोर किया जाता है। पंच कार्ड को होलोलिथ कार्ड और आईबीएम कार्ड भी बोलते हैं। पंच कार्ड को पढ़ने या उसके प्रोग्राम को पढ़ने के लिए पंच कार्ड को रीडर में लगाना पड़ता है और उसकी मदद से ही डाटा को कंप्यूटर में पढ़ा जाता है। इस प्रकार से पंच कार्ड रीडर होते हैं जिनमें पंच कार्ड को लगा दिया जाता है और डाटा को रीड किया जाता है। फिर कार्ड रीडर का अगला प्रकार है वो है एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर। एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग ज्यादातर कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। इसमें व्यक्ति तभी अंदर आ सकता है जब वह अपने कार्ड को इस कार्ड रीडर में टच करता है। यानी एक्सेस कंट्रोल कार्ड इस प्रकार का कार्ड होता है और ऑफिस में एंटर करने के लिए हमें कार्ड रीडर को कार्ड को मशीन, जो कार्ड रीडर मशीन होती है उस पर लगाना होता है। फिर मशीन उस कार्ड को आइडेंटिफाई करती है और व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति देती है। यह एक विशेष कार्ड होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति प्रवेश कर पाता है। यानी कि जब तक कार्ड को मशीन में एक्सेस नहीं किया जाएगा, मशीन के द्वारा एक्सेस पहचाना नहीं जाएगा, व्यक्ति कंपनी के अंदर, ऑफिस के अंदर एंटर नहीं हो सकता। कार्ड रीडर का अगला प्रकार है किम्बॉल टैग रीडर। किम्बॉल टैग पंच कार्ड की तरह ही एक कार्डबोर्ड टैग होता है जिसमें प्रोसेसिंग का सपोर्ट करने के लिए मानव और मशीन पठनीय डेटा दोनों शामिल होते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से खुदरा रिटेल कपड़ा उद्योग द्वारा किया जाता है। यह दुकानों में कपड़ों के साथ लगाया जाता है। जब कोई कपड़ा खरीदता है तो कार्ड को प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है और कपड़े से संबंधित सारी जानकारी रीडर के जरिए स्टोर कर ली जाती है। इस प्रकार का होता है किम्बॉल टैग और ये कपड़ों के साथ प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति कपड़ों को खरीदता है तो कपड़े से संबंधित सारी जानकारी इसमें स्टोर होती है और जब कोई व्यक्ति कपड़े को खरीदता है तो इस टैग को कार्ड रीडर में लगा दिया जाता है और कपड़े से संबंधित सारी जानकारी को स्टोर कर लिया जाता है। फिर अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है रिमोट। यानी जो हम टीवी का रिमोट यूज करते हैं वो भी एक प्रकार का एक इनपुट डिवाइस है। यह एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जिसका निर्माण डिवाइस के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टीवी रिमोट, जिसका उपयोग चैनल बदलने, वॉल्यूम को घटाने और बढ़ाने, टीवी को चालू करने या बंद करने के लिए किया जाता है। रिमोट का निर्माण वर्ष 1956 में डॉक्टर रॉबर्ट एल्डर ऑफ जेनिथ के द्वारा किया गया था। इसमें डिवाइस को कमांड देने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रयोग किया जाता है। तो जो टीवी का रिमोट होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस है और इस रिमोट के जरिए हम चैनल बदलते हैं, वॉल्यूम को कम ज्यादा करते हैं, टीवी को चालू बंद करते हैं। तो इससे भी क्या है, इनपुट दिया जाता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अब अगली इनपुट डिवाइस है स्टीयरिंग व्हील। यह भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग रेसिंग वीडियो गेम्स में किया जाता है, जैसे कि कार रेसिंग गेम्स में। इस डिवाइस में एक स्टीयरिंग व्हील होता है। इस प्रकार का स्टीयरिंग व्हील होता है जो वाहन को लेफ्ट और राइट मूव करने में मदद करता है। इस डिवाइस में एक्सीलरेशन, ब्रेक पेडल और शिफ्टिंग गियर्स होता है जो पूरे वाहन को कंट्रोल करने में मदद करता है। यानी रेसिंग वीडियो गेम्स खेलने के लिए स्टीयरिंग व्हील का उपयोग किया जाता है और स्टीयरिंग व्हील भी एक प्रकार की एक इनपुट डिवाइस है। तो यह है कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इसी के साथ इनपुट डिवाइस का चैप्टर है वो खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।
आज की वीडियो में हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस के कार्य, इनपुट डिवाइस के प्रकार और प्रमुख इनपुट डिवाइस। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।